नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 4 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं। यह खबरें जो हैं स्टेट पीसीएस, बीपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल और पुरस्कार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला न्यूज़। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो है उसकी बैठक हुई है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है। खबर क्या है इसमें? तो आरबीआई की अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर सबकी नज़र है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। हमारे लिए परीक्षा उपयोगी क्या तथ्य है? तो रेपो रेट है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। यहाँ अल्पकालिक ध्यान देने का है, अल्पकालिक ऋण देता है। एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 होते हैं और निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है, डिसीजन। इसमें वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं, वो 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं। इसमें स्टैटिक जीके क्या है? तो आरबीआई की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद 1949 में हुआ था। इसमें हमें याद करने के लिए यही है कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, एमपीसी में कुल कितने सदस्य हैं और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इतना हमें याद करना है। तो चलिए देखते हैं अगला न्यूज़। आईएमडी का भारी बारिश अलर्ट। ये न्यूज़ कल भी आया था, तो इसमें कुछ नहीं है। आईएमडी जो है कई राज्यों में भारी बारिश के लिए एक अलर्ट जारी किया है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आईएमडी जो है क्या है? भारत मौसम विभाग इसको बोला जाता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। स्थापना 1875 में हुई और भारत में मौसम पूर्वानुमान करने का ये प्रमुख संस्था है। स्टैटिक जीके में क्या है इसके लिए? तो आईएमडी की स्थापना 1875 में हो गई। भारत में आधुनिक विज्ञान, मौसम विज्ञान की शुरुआत 1875 में सर जॉर्ज सिम्पसन के नेतृत्व में किया गया था। उसी समय आईएमडी की स्थापना हुई थी और इसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। उसका सदस्य जो ये है 1950 में बना। उपग्रह आधारित सेवाएं जिसमें इनसैट, कल्पना, इनसैट 3D, यह सभी इनको सहयोग करता है, इनको अनुमान लगाने में। ठीक है, तो हमारे लिए याद करने के लिए क्या है? तो आईएमडी की स्थापना 1875 में, आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य 1950 में बना। भारत में मानसून अवधि जो है जून से सितंबर के बीच में होती है और यह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। मौसम चेतावनी रंग जो होते हैं वो येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। समुद्र मंथन
अपतटीय ऊर्जा पहल, ये भी कल का ही न्यूज है। तो इसको क्या है कि केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन एक पहल शुरू किया गया जो अपतटीय ऊर्जा अन्वेषण परियोजना है। इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, आयात निर्भरता कम करना। इसमें परीक्षा के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो यह पहल अपतटीय ऑफशोर तेल और गैस संसाधनों के अन्वेषण और दोहन पर केंद्रित है। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। घरेलू ऊर्जा उत्पादन और निवेश को बढ़ावा इससे मिलेगा। इसमें स्टैटिक जीके में देखें तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। अभी नया नया डाटा आया है, उसके अनुसार ये है अब तटीय क्षेत्र जो है महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बोला जाता है। अब महत्वपूर्ण अपतटीय बेसिन जिसमें मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन है। इसको देखते हैं इसमें आगे। देखिए ये जो गुजरात का यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु तक ये आपका पश्चिमी तट है जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे उत्तरी क्षेत्र में कच्छ आता है, उसके बाद काठियावाड़ का क्षेत्र आएगा, फिर आपका गुजरात का मैदान आएगा, उसके बाद कोंकण तट है, उसके बाद किनारा तट है, उसके बाद मालाबार तट है और ये यहाँ पे आपका तमिलनाडु में पश्चिमी घाट समाप्त हो जाता है। वहीं आप पूर्वी घाट का देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपका उत्कल प्लेन है, उसके बाद उत्तरी सरकार है, यहाँ से आपका उत्कल प्लेन, यहाँ से आपका उत्तरी सरकार और फिर यहाँ से आपका कोरोमंडल तट। यह भी तमिलनाडु तक आता है, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक आता है। तो ये जो आपका जो ये क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक ये कम ढाल वाला होता है, इसी को महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये वाली। तो इसी में और जो है पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग किया जाता है, इसी का ऑफशोर यानी कि अपतटीय ड्रिलिंग के लिए ये प्रोजेक्ट है। यदि नया डाटा के अनुसार देखें तो भारत की तट रेखा अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुल जो अब है 11,098 किलोमीटर है, जिसमें पहला जो है गुजरात है जिसकी लंबाई 2340 किलोमीटर है, 2340 किलोमीटर। दूसरा का बात करें तो पहले इसमें आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब जो है नए के अनुसार तमिलनाडु आ गया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी को में देखें तो इसमें नो डाउट कि अंडमान और निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी लंबाई 3,083 किलोमीटर है। चलिए ये तो हो गया तटरेखा का। तो आगे देखते हैं दूसरा न्यूज यानी कि अगला न्यूज। खेलो इंडिया योजना का विस्तार किया जा रहा है। क्या है खेलो इंडिया? तो खेलो इंडिया के तहत जो है विस्तार के रूप में सरकार ने बजट और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है।
इसका उद्देश्य जो है देश में खेल प्रतिभा का विकास और उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा देना। अब हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, तो उद्देश्य इसका देखें तो खेल प्रतिभा की पहचान, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को बढ़ाना। इसमें लक्षित समूह कौन से हैं, तो युवा और किशोर खिलाड़ी। यह योजना खेल संस्कृति को बढ़ाने में सहायक है। इसके प्रमुख घटक में खेल अवसंरचना, लीग, प्रतिभा खोज, कोचिंग, फिटनेस और खेल विज्ञान है। अगर इसमें स्टैटिक जीके में आप देखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई। इसका जो नोडल मंत्रालय है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। इस योजना को पहले राष्ट्रीय खेल विकास योजना के नाम से जाना जाता था। तो इसमें याद करने के लिए आपको खेलो इंडिया की शुरुआत आपको 2018 याद रखना है। इसका नोडल मंत्रालय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय याद रखना है। इसमें लक्षित समूह तो युवा और किशोर खिलाड़ी हैं। उद्देश्य इसका याद रखना है कि प्रतिभा विकास, प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन को बढ़ावा देना। इसके मुख्य घटक में आप देखेंगे तो संरचना, लीग, प्रतिभा खोज, कोचिंग, फिटनेस, खेल विज्ञान। अब संरचना मतलब कि इससे जुड़े जो इंफ्रा जो है उसका विकास करना है, जिसमें खेल का मैदान हो गया, इंडोर गेम्स के लिए स्टेडियम का व्यवस्था हो गया, तो ये सब हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए तो देखते हैं आज का आखिरी न्यूज। आयुष इंडिया एआई के बीच एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझौता हुआ है। तो आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई के आयुष अनुसंधान एवं डिजिटल हेल्थ इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया गया है। इसका जो उद्देश्य जो है आयुष प्रणालियों को AI और डिजिटल तकनीक से जोड़ना है। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य जो हैं वो हो जाएंगे आयुष मंत्रालय में क्या क्या शामिल है, तो ये हो गया आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, सोवा रिगपा और नेचुरोथेरेपी। ये जो आप 5 देख रहे हैं, आयुर्वेद यानी कि A, योग यानी कि बाई, यूनानी मतलब U और सिद्ध मतलब S और होम्योपैथी मतलब H। ये 5 मिलाकर ही आयुष बनाया गया है। इसमें सोवा रिगपा और नेचुरोथेरेपी जो है बाद में जोड़ा गया है। तो यह जो समझौता है आयुष प्रणालियों के वैधानिक शोध, डेटा डिजिटलाइजेशन, नवाचार पर जोर देता है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत AI आधारित समाधान से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। इसमें स्टैटिक जीके क्या है, तो ये आयुष मंत्रालय का जो गठन है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ, तो ये 9 नवंबर 2014 को हुआ है। इसका जो मंत्रालय है भारत सरकार के तहत कार्य करता है। इसका उद्देश्य आयुष पद्धतियों के विकास, शिक्षा, अनुसंधान और मानकीकरण को बढ़ावा देना है। इसमें याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं MOU किसके किसके बीच में हुआ है, तो आयुष मंत्रालय और इंडिया AI। इसका उद्देश्य आयुष अनुसंधान एवं डिजिटल हेल्थ नवाचार को बढ़ावा देना है। आयुष में क्या क्या शामिल है, तो आयुष में आयुर्वेद हो गया, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सोवा रिगपा और नेचुरोथेरेपी। इस मंत्रालय का जो गठन है वो आप देख सकते हैं कि 9 नवंबर 2014 में जब मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय इस
मंत्रालय का गठन किया गया था। इसका मुख्य फोकस होगा एआई आधारित समाधान, डेटा डिजिटलाइजेशन और नवाचार पर। तो चलिए, आज के जो 5 महत्वपूर्ण खबर थी वो समाप्त हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।